तो आज हम मुखातिब हैं अरविंद राणा जी से। अरविंद राणा जी हजारीबाग से नवनिर्वाचित मेयर हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि चुनाव के 15 दिन पहले, महीने भर पहले तक कहीं अरविंद राणा जी का नाम नहीं था। अरविंद राणा जी एकदम से आते हैं, मैदान में उतरते हैं और तमाम बड़े राजनीतिक दलों को और राजनीतिक पंडितों को चौंका देते हैं। उनकी चुनावी यात्रा बहुत दिलचस्प रही है और पिछले 2-2.5 महीने के जो उनके बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, इससे पहले वो एक विशिष्ट अखबार में लंबे समय तक पत्रकारिता करते रहे हैं और इसके अलावा वो पेशे से वकील भी हैं और सार्वजनिक जीवन में वो जनता के बीच में लगातार किसी न किसी तरीके से जुड़े रहे हैं। तो हम उनसे मिलते हैं, मुखातिब होते हैं और उनसे बहुत सारे मुद्दों पे बात करेंगे, उनके बहुत सारे अनुभवों पे बात करेंगे। वो अपने शहर को किस नज़रिए से देख रहे हैं, अगले 5 साल में वो हजारीबाग को क्या बनाना चाहते हैं, हजारीबाग को कैसा देखना चाहते हैं, उनका सपना क्या है, इन सब तमाम मुद्दों पे हम उनसे खुलकर बातचीत करेंगे। तो आपका स्वागत है वाइजन बिहार झारखंड अरविंद जी। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने तमाम राजनीतिक दलों को चौंकाते हुए और आपने ये महत्वपूर्ण पद जो है जीता है। इसमें जनता का आपका बड़ा सहयोग रहा है और आपने प्रचंड जीत हासिल की है। तो थोड़ा पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपके मन में ये विचार कहाँ से आया कि आपको मेयर का चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, नाम के लिए काम कभी नहीं करना चाहिए और मैं सब नहीं करता हूँ। और मैं चुनाव लड़ूंगा ये मैंने कभी सपने में सोचा नहीं था। चूँकि मैं दही जागरण में हूँ और हमारे ब्यूरो चीफ हैं विकास कुमार जी, हम और हमारी टोली सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रही है और जागरण जो है कि अपने सामाजिक सरोकार हैं, इस नाते हम जनता से जुड़े रहे। और यह सौभाग्य है और मेरे लिए अवसर उपलब्धि था कि यह सीट BC1 हो गया। BC1 हो गया तो समाज में एक ऐसा प्रभाव है हमारे यहाँ कि हर बार हम लोग भाजपा को चुनाव जिता के देखें, कुछ नया को जिता के जितना देखना है, ये भाव चल रहा था। और निगम के चुनाव में ये भाव प्रबल हो गई। मतलब हम जैसे ही मेरे नाम की घोषणा हम नहीं किए, चुनाव में कराना था, हमारे विकास जी है, वैसे हमारी एक टोली है, उनको लगा कि अरे आप इतना अच्छा काम करते हैं, छठ पूजा में काम करते हैं, गाँव के लिए काम करते हैं, धर्मांतरण के लिए काम करते हैं, आपको आना चाहिए चुनाव में। तो विकास जी ने घोषणा कर दी सर। और मुझे आश्चर्य है कि जब ये घोषणा की, मैं बेल्लौर में अपने बच्चे का इलाज करवा रहा था। तो मेरी ये जो मेयर का चुनाव का मामला है 12 जनवरी से शुरू होता है और मैं 13 मार्च को शपथ लिया हूँ। ऐसा ये 2 माह में मेरा राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ और हम इस शहर के सर्वोच्च पद तक आप पहुंच गए जी। थोड़ा स्पष्ट करिए BC2 क्या होता है हमारे दर्शकों के लिए कि वो समझ पाए BC2 क्या है। पिछड़ी जाति जो है उसमें कैटेगरी है। पिछड़ी की जो पिछड़ा है उसमें एक अत्यंत पिछड़े हैं और एक सामान्य पिछड़े हैं। जो अत्यंत पिछड़े हैं उसमें बढ़ई, लोहार, कुम्हार वगैरह आते हैं, आते हैं। तो वो BC2। तो मैं बढ़ई विश्वकर्मा पुत्र हूँ और मैं बढ़ई हूँ। और क्योंकि मैं संघ का संसेवक हूँ तो लोग संघ हमें कोई जाति नहीं पूछते। हमारे शहर में लोग जानता नहीं कि हम किस जाति के हैं, कोई पूछा नहीं। हम हर वर्ग में समझाते हैं। विकास जी को था पता कि हम बढ़ई समाज से आते हैं, BC में आते हैं। तो जब आपने ये निर्णय विकास जी ने घोषित कर दिया कि भाई अरविंद राणा जी मेयर का चुनाव लड़ने जा रहा है, टोली ने तय कर लिया कि अरविंद राणा जी चुनाव लड़ने जा रहा है, बेल्लौर में जैसा आपने बताया, तो आपका श्रीमती जी का पहला रिएक्शन क्या था? देखिए, मेरी श्रीमती जी शिक्षिका हैं और मेरे सोशल कार्य को सब जानते हैं, परिवार जानता है, सब जानते हैं कि हम सामाजिक कार्य करते हैं और हमेशा से पर्दे के पीछे रह के हम काम करते रहें ताकि समाज को एक प्रेरणा मिले कि कोई व्यक्ति कहीं भी रह के काम कर सकता है। तो श्रीमती जी का कहना था कि भाई आप चुनाव में कहाँ जा रहे हैं, सब क्यों फंस रहे हैं, भला अच्छा खासा हम लोग का जिंदगी चल रहा है। तो हमने कहा कि नहीं, हम चुनाव में नहीं फंसे, तो मेरे लिए अवसर है कि अरविंद राणा एक अच्छा स्वयंसेवक था, है और एक अच्छा महापौर हो सकता है। तो ये सोच के घर से रिएक्शन आया और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं एक सामान्य परिवार से हूँ, मेरे खाते में 20,000 रुपये थे और 10,000 नकदी, मैंने आज भी है मेरे पास। तो मेरी माँ एक सामान्य गृहिणी है, वो 50,000 रुपये कर्ज ला के दी। मेरे ससुर जी मुझे 1 लाख रुपये दिए। अच्छा, ऐसे लेकिन चुनाव में पैसा चाहिए तो फिर क्या होगा। फिर हर घर से हम योजना बनाए चुके हैं। हम छठ, हमारी एक टोली है और हम लोग कर रहे, देखिए झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे तो हमारे यहाँ माता छठ का बहुत
बिल्कुल होता है। बिल्कुल, बहुत बड़ा तो विकास हम था। देखते हैं कि समान दिनों में जो केला का भाव सेब सस्ता होता है, जैसे ही छठ आता है 5 गुना हो जाता है। तो हम एक में 2013-14 में हम एक यहाँ अपने हजारीबाग में एक प्रयोग किया कि भाई ऐसा कौन सा काम है जिससे हम बाजार पर नियंत्रण भी कर लें और छठ व्रतियों को फल सस्ता मिले। तो 2013 में विकास जी से हमारी टोली है, हम लोग सब मिलके सब पैसा आपस में मिलाए और 1,38,000 रुपये जमा करके धनबाद गए, वहाँ से मंडी से थोक भाव में फल ले आए। और हिंदू स्कूल हमारा शहर में है, वहाँ पे सेंटर बना के हमने माइक से शहर में घोषणा किया कि हिंदू स्कूल में आइए, आपको लागत मूल्य पर फल हम देंगे। 2013 में 1,38,000 से शुरुआत की, 2025 में हम 60 लाख रुपए का फल लाए थे। 60 लाख रुपए 60 लाख का फल लाए थे। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि हम केवल हिंदू स्कूल में ये आया था। हमारा 7 केंद्र है जिले में, करीब 2 करोड़ रुपए का हम करते हैं। और आपको ये बता दें, बड़ा आपको आश्चर्य होगा कि पैसा हम लोग कहीं से लाते नहीं है। हम जैसे आम से लोगों से हम 15 दिनों के लिए पैसा मांगते हैं कि आप मुझे 10 रुपये दीजिए, 5 रुपये दीजिए, ऐसे लॉट ऑफ लोगों से पैसा मांगते हैं। कोई एक आदमी हमको दे सकता है, लेकिन उनका भाव छठ माता के प्रति रहे तो हम ऐसे 500 रुपये, 1000 रुपये, 5,000 लेकर ये पैसा जमा करते हैं। 1 महीने से हम सब पैसा जमा करते हैं, फिर उससे सामान खरीदते हैं। सारे से हमारा पारदर्शी है, हमारे सांसद भी उसमें शामिल हैं, हमारे विधायक भी शामिल, सब लोग हैं। फिर उससे हम फल लाते हैं और फल लाके बाजार में जो दाम मैं तय करूंगा, अगर हमने तय किया कि सेव इस बार 50 रुपये केजी बिकेगा, तो पूरे जिले में सेव 50 रुपये किलो ही बिकेगा। तो मतलब पूरी बाजार पे कंट्रोल हजारीबाग उस समय एक पर्टिकुलर टाइम पे जब छठ बजे पूजा होती है तो आपकी समिति करती है, इसका मतलब समिति करती है। और उसका ही परिणाम मैं कहता हूँ कि माँ भगवती मेरे ऊपर है, मेरे साथ चलती है। भगवती कृपा ही है कि मैं एक सामान्य व्यक्ति, हमारे यहाँ भाजपा ऐसे बड़े पार्टी के लोग थे, कांग्रेस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ सरकार है, उनकी पार्टी चुनाव में थी, और एक अदना सा व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो गया। तो ये सब भगवती कृपा थी। हमने जो काम किया था, हम पहला, हमारी टोली पहला है जो हम अपने जिले में, हमारे जिले में 58 जाति के लोग रहते हैं, मतलब हिंदू समाज के 58 जाति के लोग रहते हैं। और हम देखते हैं कि हमेशा विवाद चलता है कि हम लोग में बहुत ज़्यादा घनिष्ठता नहीं है, बहुत छुआछूत है, भेदभाव है। तो हमने 4 बार इसको साबित किया कि ऐसा कुछ नहीं है। और एक राउंड टेबल में इन 58 जाति के प्रमुखों को बैठा के मैंने भोजन कराया है। तो ये जो हमारा काम है धर्मांतरण, हमारे यहाँ हरिद्वार में धर्मांतरण बड़े पैमाने पर होता है। लोगों को बला फुसला के पैसे देके, चावल देके, स्कूल नामांतरण पर लोग चलाते हैं। तो धर्मांतरण के मामले में हम काम करते हैं। हम हजारीबाग जो हमारा गौशाला है, कोलकाता पिंजरापुर सोसाइटी द्वारा देश भर में कई गौशालाएं हैं, एक गौशाला हमारे यहाँ, तो हम उससे कार्यकारिणी मेंबर हैं। तो गाँव बचाने का काम हम करते हैं। धर्मांतरण पर हमारा एक्टिविटी काम करती है। मैं संघ का संसेवक हूँ और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोनकालिक रहा हूँ, गुमला, लोहरदगा। तो बड़ी दिलचस्प ये है कि जब आप मैदान में आए और भाजपा का कैंडिडेट मैदान में आया, तो फिर उस समय वहाँ जो हजारीबाग के संघ के जो पदाधिकारी थे, संघ के जो कार्यकर्ता थे, तो उनका रुख क्या था आपके प्रति? देखिए, हम बता दें, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह में ये जो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल है, इसको लोग कहते हैं कि भाजपा का गढ़ है। और हजारीबाग में तो लोग कहते हैं कि कुत्ता भी भाजपा खड़ा कर देगी तो जीत जाएगा, लेकिन इस चुनाव में कुत्ता हार गया जी। तो संघ के लोगों का आपके प्रति क्या भाव रहा चुनाव में? मैं स्वयंसेवक हूँ और मैं पूरे चुनाव में मैंने कहा कि मैं स्वयंसेवक हूँ और एक स्वयंसेवक बेस्ट होता है, बढ़िया होता है। इस विषय को हम समाज में गए, सारे स्वयंसेवक हमारे साथ थे। अब संघ के पदाधिकारियों की अपनी टोली, उस पर मैं नहीं बोल सकता संघ में भाजपा क्या है, लेकिन मैं अपना बोलूँगा कि हमारे साथ स्वयंसेवक साथ में। कुछ मीडिया रिपोर्ट हम देख रहे थे, उसमें हेडलाइन छपी थी कि भीख मांग के पत्रकार मेयर बन गया। तो ये इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, यही तो सच है। आप संघ में जाएंगे तो जब संघ की बैठक होती है तो हम लोग घरों से मांग लेते हैं रोटी, वैसा बैठक है संघ का, आप रोटी दीजिए, रोटी दीजिए। तो हम तो संघ में सीखे हैं ना कि समाज से कैसे लेना है और समाज से क्या देना है। और हमारी यही थी योजना कि हम तो पैसे है नहीं, हाँ, हम समाज मुझे जानता है। और मैं आपको बता दूं कि मंच, मीडिया, माइक से मैं बहुत दूर भागता हूँ। चुनाव से पहले तक मेरे पास कोई ऐसा फोटो नहीं था कि हम डाले फेसबुक में या मीडिया को बताएं कि ये हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सेवा काम कर रहे हैं। एक फोटो मेरे पास था जिसमें हम गंजी में ट्रक से केला उतार रहे हैं। अच्छा। तो मेरा फेसबुक आईडी भी था, तो वो राणा सिंह के नाम से था। चुनाव में जब हम खड़ा हुए तब उसको हम अरविंद राणा किए। अच्छा। तो कहीं से भी मतलब
मैं मतलब पॉलिटिकल ऐसा कोई विचार नहीं था आपके अंदर पॉलिटिक्स में आने का, और देखा है कि ये अचानक आपकी टोली ने तय किया, और जो आप जैसा कि विकास सिंह को क्रेडिट देते हैं कि विकास सिंह ने तय किया, तो आप ऐसे इस यात्रा में शामिल हो। हाँ, मैं आपको इसमें एक और लाइन बोलूँ कि मैं चुनाव में खड़ा नहीं, मैं मुझे खड़ा किया गया और 250 लोग आर्य समाज में बैठे थे। आर्य समाज में 250 लोग, ये विभिन्न समाज के लोग थे, संगठन के लोग थे और सामाजिक थे कार्यकर्ता। उन लोगों ने घोषणा किया कि भाई कि और कोई चुनाव छाते लड़ने के लिए गया हमारे टोली से बीच में, तो एक नाम मेरा आया कि अरविंद जी चुनाव लड़ेंगे। तो ये सभी लोगों ने हाथ खड़ा करके ओम का शंखनाद किया कि अरविंद जी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव हम सब जिताएंगे। तो जब मेरे साथ 250 लोगों की टोली प्रथम दिन से थी और जब हम चलना शुरू किए तो पीछे हजारों लोग थे। नहीं, आपकी यात्रा तो बहुत दिलचस्प है और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है, और बहुत लोग आपसे सीख भी सकते हैं कि पॉलिटिक्स में ऐसे भी आया जा सकता है जहाँ बहुत पीछे संसाधन ना हो, बहुत भौतिक चीज़ें ना हो, बहुत बड़ा कोई सपोर्ट ना हो, पर जनता का सपोर्ट हो लोकतंत्र में, तो आप कहीं भी यात्रा अपनी आप पॉलिटिकल यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ। तो अब आप मेयर बन गए जी। अब आपके सामने बहुत सारे नए चैलेंजेस आने स्टार्ट हुए होंगे। हाँ। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ, मुझे एक जानकारी लगी कि आपने अपनी कुर्सी पे आप बैठे नहीं है, आपने ऐसा कोई संकल्प लिया हुआ है कि उस कुर्सी पे आप तब पदस्थापित होंगे जब कोई अपना एक संकल्प आप पूरा करें। तो वो संकल्प क्या है आपके? देखिए, चुनाव के समय मैंने 19 बिंदुओं को, हमारे एक टोली है, मैंने कहा कि 250 लोग हमारे पास है, हमारी टोली ने तय किया कि जो बिंदु नगर निगम से दूर हो सकता है, जिनको हम ठीक कर दें, ऐसे 19 बिंदुओं को हमने अपनी टीम में शामिल किया। उसमें ट्रैफिक भी था, महिलाओं के लिए अलग बाजार था, मछली पापों के लिए अलग बाजार था, ऐसे 19 बिंदु थे। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम हमारा था, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हम आपके घर तक लेके जाए, हमारे ऑफिस तक नहीं आई। तो जो इजी चीजें थे, जो एकदम सीधा जनमानस से जुड़ा हुआ था। 18 में हमारा हरिद्वार नगर निगम बना, तो उसके बाद कई ऐसे मोहल्लों को शामिल किया गया। वो मोहल्ले आज भी टैक्स देते हैं, लेकिन लाभ वहाँ तक नहीं था। तो इन सारे बिंदुओं को, चूंकि हम एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, संघ के संशोधक भी हैं, पत्रकार भी थे और वकील भी हैं, तो आम जन के बीच मुझे जाने का मौका मिला। पत्रकार नाते उनको हम लिखते रहे कि मुझे मोहल्ला में समस्याओं को जानकारी है कि कहाँ क्या करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। ऐसे 19 बिंदुओं को लिए, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम अगर महापौर बनते हैं तो मैं आत्ममुग्ध नहीं होऊंगा। ये मेरे 19 बिंदु हैं, इस 19 बिंदुओं में 6 माह में अगर कोई एक बिंदु में पूरा कर लूंगा तो मैं कुर्सी में बैठूंगा। अभी मेरा 13 अप्रैल को 1 माह हुआ। हमने 1 माह में अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हमने कहा मैं 3 बिंदु पूरा कर चुका हूँ। एक ट्रैफिक, दूसरा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, तीसरा सिंगल विंडो सिस्टम को सुदृढ़ करना। ये 3 हमने किया। तो मुझे पत्रकारों ने पूछा कि आप तो 3 पूरे हो, आप बैठ जाइए। हमने कहा नहीं, 3 मेरी ओर से पूरा हुआ है, अभी जनता का नंबर मुझे नहीं मिला है, तो मैं प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि संतुष्टि मुझे होना चाहिए। नहीं, तो जैसे आप कह रहे हैं कि आपने ट्रैफिक वाला बिंदु, ट्रैफिक वाले क्या, ट्रैफिक की समस्या समाधान हो गया? ट्रैफिक की समस्या में क्या था कि एक तो शहर मेरा छोटा है और सड़कें पर दबाव बढ़ा। हमने ट्रैफिक में शहर चौक चौराहों को व्यवस्थित करने के लिए 12 स्थानों पर ये लाइट्स हम लगवा रहे हैं। उसकी टेंडर निविदा हो गई है और जब लाइट्स लग जाएंगे तो चौक पे जो जाम का सहारा कोई कहीं से घुस गया वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आधा इस मामले पर हम पहुंचे हैं। आधा जाम की समस्या हमारा है कि शहर हमारा 3 भागों में बटा है। ये मुख्य सड़क है, इसके अलग शहर है, इसके अलग शहर है, 3 पार्ट में शहर होने का इस पार्ट को उठा जाने के लिए एक ही रोड पर निर्भर होना पड़ता है। तो एक ओवरब्रिज कर सकता है, इसके लिए हम सरकार से इसमें बातचीत कर रहे हैं। फ्लाईओवर के वो आपको, हाँ, फ्लाईओवर हो सकता है। लेकिन चूंकि वो हमने संकल्प लिया है और मैं आपको इसमें जोड़ता हूँ लाइन कि हम अभी आपने कहा था कि आप पैसे, हम हर घर से 10 रुपये चंदा लेके आए। अच्छा, जो ये भीख वाली बात थी वो हमें चुनाव के टाइम पे 10-10 रुपए हर घर से। तो आप में हम तो बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि जब हम सेवा बस्तियों में गए तो एक परंपरा चला है कि सेवा बस्ती में जाइए, रात में पैसा दीजिए, दारू दीजिए, मुर्गा दीजिए, सुबह वोट लेके चले आइए। तो हम सेवा बस्तियों में गए, तब बहुत लोग तुम्हें जानते हैं कि अरे वही है छठ पूजा वाला राणा जी, उनको फल देता है। ये मेरे लिए एक अच्छी बात है। दूसरा, जब हमने कहा कि हम आपके घर आए हैं, मुझे 10 रुपये चाहिए, 10 रुपये क्यों बाबू, हमको तो सब पैसा देता है, तुम पैसा मांग रहे हो। हम बोले हाँ, हमको पैसा चाहिए। एक तो छठ माता हम क्या करते हैं आपको पता है, दूसरा कि आप 10 रुपये मुझे देंगे तो 10 रुपये से हम चुनाव तो नहीं जीतेंगे, लेकिन आप ये हमेशा कह पाएंगे कि अरविंद तुमको चुनाव में हम 10 रुपये दिए थे, तुमको मेरा काम करना होगा, ये अधिकार आपको हम देंगे। जो व्यक्ति आपको 500 रुपये देके जाएगा
वह 5 साल बोलेगा कि तुम तो पैसा लेके वोट दिया था। हम्म। तो ये जो भाव मेरे 10 रुपये से पैदा हुआ, और मुझे आपको पता बड़ा गर्व होता है कि 1.5 लाख रुपए मुझे ऐसे मिला है 10 रुपए करके मिला जी। और मैं कोई ऐसा घर नहीं है, हाँ हमने इसमें एक बनाई थी योजना। मैं संघ का समझौता, कुछ सब लोग जानते हैं कि वो आदमी आरएसएस का है, तो हम मुस्लिम मोहल्लों में नहीं गए। 160 हमारा बूथ है और 36 वार्ड है, तो 36 में 30 वार्ड हम गए, 6 वार्ड हम गए क्योंकि मुझे था पता कि वहाँ वोट मिलेगा तो टाइम बर्बाद नहीं करना। तो हम 30 वार्ड में गए और 30 वार्ड में हम केवल मेन रोड से क्रॉस नहीं किए, हर एक घर गए, घर को नॉक किए, उनसे पैसा मांगे, उनसे आशीर्वाद लिए। और भगवती कृपा है कि अगर हम 5000 घरों में गए होंगे तो मुझे 2000 घरों में माँ भगवती मिली। मुझे चुनरी मिला है, करीब 50 घरों में मुझे लोग चुनरी देकर सम्मानित किया, माँ की चुनरी। और वही माँ की चुनरी से ऐसे मैंने लोगों से पैसे मांगे। तो ये जो हमने कहा ना कि भगवती मेरे साथ खड़ी है, और असंभव सा कार्य संभव कैसे हो गया ये तो किसी को पता ही नहीं चला। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आज जो भारत में चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे पालिका का हो, चाहे परिषद का हो, चाहे मेयर का हो, चाहे विधायक का हो, चाहे सांसद का हो जी, सब में सबको मालूम है कि नगदी से लेके शराब से लेके तमाम तरीके की पार्टियों का आयोजन होता है और वोट खरीदने की कोशिश की जाती है। यहाँ उल्टी गंगा वही है कि आपने वोटर से पैसा लिया और चुनाव जीता। तो ये भी एक मतलब मिसाल है, मेरा कहने का मतलब एक मिसाल है, मतलब कि जो अब लोगों के दिमाग में ये बात आ गई है कि भाई चुनाव में पैसा खर्चा ही करना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं है, इसका मतलब नहीं है। और हम बताते हैं आपको, 1-2 माता मुझे ऐसी मिली जो दत्तवन बेच के आ रही थी। आप साहब जो दत्तवन बेचने गई है उसको तो खुद पैसे नहीं है। वो माता जब सुनी कि अरविंद आया है छठ पूजा वाला और चुनाव में खड़ा है, तो वो अपने गठरी से अचरी से खोल के मुझे 50 रुपए दी। सर आप बड़ा ये मारी मामला है कि हम जब गए तो मुझे बताया लोग कि उसका बच्चा नहीं है, ये कोरा है, कोरा की बात हम कर रहे हैं आपको। उनके बच्चे नहीं है, वो अपना कुटिया में रहती है, बेच कर आ रही थी। तो उसने मुझे 50 रुपए बोला, और बोले क्या बाबू तुम जीतेगा, जहाँ भी मुझे आशीर्वाद मिला है कि वोट देंगे ऐसा नहीं, बेटा तुम जीतेगा। और मुझे प्रथम दिन से इस बात का एहसास हमें ही नहीं, हमारी पूरी टोली को था कि हम ही जीतेंगे और ये चुनाव हमारे लिए ही बना है और भगवती कृपा से सब कुछ ऐसा ही हुआ। तो ये तो आपकी अभी तक की यात्रा रही। अब आपके सामने जो चैलेंजेस आने स्टार्ट हुए होंगे, क्योंकि अब एक नए जीवन में आपने प्रवेश किया है, जहाँ जटिलताएं बहुत हैं, शासन है, फिर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बैठा हुआ है, उनका काम करने का तरीका अलग है, आप अलग तरीके से काम करना चाहते हैं वहाँ पे। तो अभी कैसे आप मैनेज कर पा रहे हैं? क्या देखिए मेरे पास बड़ी चुनौती है कि मैं काम करना चाहता हूँ, हम एक्ट के बारे में जानकारी है और काम कैसे करना है ये मुझे भली भांति पता है, क्योंकि लूला लोहरदगा सिमडेगा जैसे जिलों में हम पुनकालिक रहे हैं, पूरा समय समाज के लिए प्रचारक, तो राष्ट्र कार्य के लिए मान क्या और अपमान क्या ये मुझे पता है। लेकिन अभी है कि जो भी हमारे वार्ड पार्षद चुनाव जीत के आए हैं वो धुरंधर हैं, पहले से उस विद्या में है। दूसरा क्या है कि शासन, आप देख रहे हो कि झारखंड सरकार का जो वर्तमान स्थिति, इसमें सरकार के पास सब कुछ है। और जब हमारा मुख्यमंत्री रघुवर दास थे 2015-16 में, तो मेयर की शक्ति झारखंड में काट कर रखी, मतलब हमसे अच्छा मुखिया की शक्ति है। मुखिया चेक काट सकता है, मुखिया बोल सकता है, मुखिया आदेश दे सकता है, लेकिन झारखंड में बड़ी ये अव्यवस्था हो गई। और मेयर के पास न चेक काटने की शक्ति नहीं है, कोई किसी को उससे नोटिस जारी करने की शक्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। तो कहीं मेयर कैसे है? केवल हम प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि मतलब लोक सेवक, ये संवैधानिक पद है हमारा, हम लोक सेवक हैं। लेकिन अभी जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको लगता है कि अपना शक्ति कैसे दे दें, तो सभी जगहों पर चाहे धनबाद हो, हजारीबाग हो, गढ़वा हो, पलामू हो, सब जगह क्लैश चल रहा है। क्लैश यही कारण है कि ये लोग कहीं गाड़ी तक नहीं दिए हैं, प्यून तक नहीं दिए महापौर मेयर को, मतलब प्यून गाड़ी के लिए भी मेयर को संघर्ष करना पड़ रहा है नहीं पूरे झारखंड में जी। तो ये तो एक चिंता का विषय है। लेकिन तो आपको गाड़ी और प्यून वगैरह मिला भी कि आप भी संघर्ष कर रहे हैं? ऐसे ही है, गाड़ी नहीं मिली है, नहीं है, प्यून नहीं है, ऑफिस मिला है। लेकिन मैं शंकर समझौता हूँ, हम तो पहाड़ पर भी घर बना सकते हैं, गंगा गाड़ सकते हैं। तो मैं हमारे जो चुनौती है, और जब जब वो चुनौतियाँ मिलती है मुझे बेहद खुशी होती है, मैं चुनौती को पार करते आया हूँ। तो ये चुनाव भी है, ये भी देख रहे हैं नगर पालिका चुनाव, अभी हम एकदम समान लोगों की तरह चलता हूँ, बैठना चाय पीना। और आज मैं अपने था वार्ड 36 में हम थे,
तो वो नाली जाम हो गया है। हमारे लेबर्स हैं 2018 के 17 के बाद से एक भी नया लेबर्स नगर पालिका में नहीं आया, संख्या डबल हो गया। तो हमारे लेबर्स तो हमारे लिए काम कर रहे हैं, निगम के लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए सारा काम कर रहे हैं। मैंने सुना कि जो आपको एक शासन से थोड़ा सा बहुत एक वो वेतन मिलता था, वो भी आपने अपने लेबर्स को या जो कर्मचारियों को आपने वो दान के रूप में दे दिया कि ये सब आपका रहेगा। आपको भी इसकी जानकारी होगी? हाँ, मुझे जानकारी लगी कहीं तो हमने, तो क्या ये सच्चाई है? सच हाँ, है ये सच है। और मैंने अपने सारे वेतन, यानी कि अभी से आगामी 5 साल तक सफाई मित्रों का नाम हमने किए। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती थी और हमने कहा है कि आप सब, चूँकि उन लोगों को मामूली वेतन मिलता है 10 से 12 हज़ार रुपये, ये जिनको जो सबसे अधिक कचरा नालियाँ साफ करते हैं, उनको सबसे अधिक पैसे मिलने चाहिए, उनको न्यूनतम वेतन से कम पैसे मिलते हैं और काम उसी हिसाब से होता है। तो मैंने कहा कि आपके लिए एक आकस्मिक फंड बना रहे हैं हम, आप सब बैठिए, आप 10 रुपये दीजिएगा और मैं अपने महीने का जो मेरा वेतन 10 रुपये है, यहाँ पर महापौर को मिलते हैं 10 रुपये। 10,000 रुपये? हाँ, मात्र 10 रुपये हैं। मात्र 10,000 रुपये? जैसे महापौर को है, उप महापौर को 9,000 और वार्ड पार्षद को 7,000, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। तो मैंने कहा कि जब तक अरविंद राणा मेयर है, आप मेरे वेतन में पैसे आपके स्वास्थ्य खर्च के लिए होगा और हम फंड बना रहे हैं अपने कर्मचारियों के लिए, 10 लोग जमा करेंगे, बाकी सब पैसा हम जमा करेंगे। तो अभी आपकी जैसे आपने कुछ समयबद्ध तरीके से अपने कार्यक्रम सेट किए होंगे कि भाई हम 3 महीने में ये गोल अचीव करेंगे, 6 महीने में ये अचीव करेंगे, और अल्टीमेटली 5 साल में जब हम हजारीबाग का अगला चुनाव होगा तो वो हजारीबाग कैसा हजारीबाग देख रहे हैं आप? नहीं, हमने कहा कि हमारा हजारीबाग पूरे देश की प्रेरणा बनेगा और हमारे शहर को एक भगवान का गिफ्ट है। क्या है? नैनीताल और भोपाल आप जाएंगे तो ऑन टाउन में झील है, हजारीबाग में भी ऑन टाउन झील है और हम इस झील को इतना बेहतर बना के देने वाले हैं कि अभी हम इस वर्ष ही कर लेंगे। हम इसके लिए कोई बड़ा पायलट नहीं, झील में नगर विकास के माध्यम से अलग अलग काम चल रहा है, 14 करोड़ रुपए का। हमारे डीसी जो अभी नए हैं, डीसी आए हैं और पहले डीसी थे हमारे शशि प्रकाश जी, तो इतनी अच्छी टोली हमारे शासन की है, उन सबकी योजना है और केवल झील से निगम और हमारा शहर चमक जाएगा। हम झील को नो व्हीकल जोन करने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने कई ऐसे 3-4 चीजें की हैं, वो सबको करना चाहिए। एग्जाम्पल में हमारे यहाँ जेपी का सेंट्रल जेल है और जेल में से ये देख रहे हैं, ये फर्नीचर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, फाइल, बैंडी, कपड़ा, साबुन, पेन सब बनता है जेल में। तो भ्रष्टाचार भी है। अब मुझे भ्रष्टाचार को रोकना भी है और काम भी करना है। तो मैंने अभी शनिवार को मेरा बोर्ड की बैठक थी 25 को, हमने बोर्ड की बैठक में तय किया है कि आज से जो भी सामान होगा स्टेशनरी का, फर्नीचर का, डस्टबिन का, हम जेल से खरीदेंगे। मतलब ये हुआ कि जेल के चीजों में सरकार का चीज है, मानक भी मुझे 1 नंबर का मिलेगा, चेक भी देंगे तो गवर्नमेंट को देंगे, ना निविदा, ना ऑडिट, ना कमीशन। मैंने एक काम किया, एक काम मैंने और किया है। वह काम ये किया है, इसे हम देखते हैं कि तालाब के जहाँ गाद निकालना होता है तो पहले क्या करते हैं, डैम का पानी खोल दिए, तालाब काट दिए, पानी बहा दिए, फिर मिट्टी काटते हैं। तो अभी रांची, इंदौर और दिल्ली में एक मशीन आई है, आप उसको अभी अपने यूट्यूब में देख सकते हैं। वह मशीन पानी में उतरेगी, नीचे जाएगी, ऐसे करेगी, गाद को निकालेगी, बाहर फेंक देगी। पानी खराब हुआ कुछ भी नहीं हुआ और हम गाद को ले लेंगे। तो रांची से हमने बोर्ड के बैठक में कहा कि आज के बाद तालाब के नाम पर हमारे कोई निविदा नहीं होगी, रांची से हम मशीन तैयार कर लेंगे और सफाई करेंगे। आधे से कम पैसे पे ये काम हम कर सकते हैं। तीसरा जो मैं आपको बता दूं, मैं आपको रोक रहा हूँ, तीसरा मैंने एक काम किया कि नली से नाली और नाली से नाला जोड़ो अभियान हम शुरू कर रहे हैं। नली से नली मतलब जो गली में जाएंगे तो 1 बाय 1 का नली होता है, नली थोड़ा होता है नाली 2 बाय 2 का, और नाला होता है 4 बाय 4, 5 बाय 4। तो नली, नाली और नाला, शहर हमारा डूबता है, डूबने कारण पीछे ही कोई भी योजना एक प्रॉपर सिस्टम में नहीं बनाया गया। हजारीबाग में नालियों के लिए कोई मास्टर प्लान नहीं है। पूर्व में कई 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन पानी इन से आउट कहाँ होगा किसी ने चिंता नहीं की। परिणाम स्वरूप हम नाली बनाते चले गए, लेकिन शहर हमारा डूबता चला गया। तो इस काउंसिल की बैठक में, पहली बैठक जो हम अभी कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कर लिया है, इसमें पूरा फोकस हमारा नाली का मास्टर प्लान, नालों का सफाई, नए नालों का निर्माण और नाला को जोड़ना नली से। यही कारण है
कि अभी हम मास्टर प्लान बना रहे हैं, इसमें हमने एक और शामिल किया है कि जो भी तालाब में हमारा नाली का पानी गिर रहा है उसको हम बाहर करेंगे। और धनबाद का बेकार बांध इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। नाम है बेकार बांध, मतलब वो चीजें बेकार की होगी। वहां पर आप आज से 5 साल पहले खड़ा नहीं हुए थे, इतना बांध का पानी में दुर्गंध थी। वहाँ के शासन ने एक अच्छा प्रयोग किया और शहर के नालियों को बाहर कर दिया। वहाँ WTP लगा दिया, नाली के पानी आया और साफ पानी छोड़ दिया, और तालाब जो बड़ी तालाब साफ स्वच्छ हो गई तो वो पर्यटन केंद्र बन गया। वहाँ कई तरह का वाटर स्पोर्ट शुरू हो गया। तो ये हमारा शहर में हम यही करने वाले हैं। 4 हमारे नाला है, नली थी, नाला हो गए हैं, उसको पुनः वापस हम करेंगे। ये हमारा दीर्घकालीन प्रोजेक्ट है। मास्टर प्लान बना के हम जो नालियाँ हमारे बड़े बड़े हैं उसको हम ठीक करेंगे, नली से नाली और नली से नाला जोड़ेंगे। तो कुछ चीजें हैं जो एकदम हम लोग रूट मैप पर जा रहे हैं, उसको ठीक करेंगे तो शहर हमें ठीक दिखाई देगा। जैसा हमने शुरुआत में बोला कि आप संघ के पूर्णकालिक सदस्य हैं, अभी भी संघ के कार्यकर्ता हैं, संघ के स्वयंसेवक हैं, और झारखंड में एक बहुत बड़ा मुद्दा है धर्मांतरण का। और ये कोई आज का मुद्दा नहीं है, ये पिछले सदियों से चला आ रहा है। जब भगवान बिरसा मुंडा थे तब से यहाँ पे चल रहा है धर्मांतरण मतांतरण चल रहा है, तब से संघर्ष चल रहा है। पर जो मौजूदा सरकार, उसमें देखा जाता है कि ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए भी आप अपने क्या प्रयास कर रहे हैं, या आपकी जो टोली है वो क्या प्रयास कर रही है? अभी तक आप देखे होंगे धर्मांतरण क्या था। ये था पहले कि वो गाँव में गया, दवाई दिया, आपको कर लिया। अभी नया ट्रेंड शुरू हुआ है। जनजाति परिवारों में अगर आप धर्मांतरण कर लेंगे तो जनजाति समाज में एकजुटता होती है। वो आपको घर से बाहर निकाल देगा, समाज से बाहर निकाल देगा, सारे गतिविधि से दूर कर देगा। लेकिन पिछड़ी जाति में आप जाएंगे, OBC से बोलते हैं और जो बोलते हैं जनरल, वहाँ पे हम भले ही दिखावे के लिए एक है, हम एक नहीं है, बहुत टूटता है। तो अब जो धर्मांतरण हो रहा है वो OBC में हो रहा है, जनरल से हो रहा है। अच्छा, जनजाति से निकल के अब OBC और जनरल में, क्योंकि जनजाति से कहीं अधिक आसान है इनको बदलना। अब एक और इसमें ट्रेंड क्या हुआ कि जैसे हम थोड़ा जागरूक हैं, आप जागरूक हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि पुरुषों को टच नहीं कर रहे हैं, महिलाओं को टच कर रहे हैं। कैसे? तो झाड़ फूक के नाम पर, चंगाई सभा आपने सुना होगा। हाँ, बिल्कुल सुना है। तो ये लोग गली गली मोहल्ले में भगवान विष्णु की एक फोटो रखते हैं और वहाँ बोलते हैं कि हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। किसका? भगवान यीशु चंद्र का। यीशु चंद्र हो गया। अब यीशु चंद्र जो है यीशु चंद्र हो गया। हो गया। तब हमने कहा अभी हम फ्रांस नहीं गए, तो हमने कहा क्या कि प्लान क्या है, जैसे कि एक मोहल्ले के महिलाओं को बुलाया, बोला आज हम प्रार्थना करेंगे। तो स्वाभाविक हमारे यहाँ प्रार्थना का बहुत वैल्यू है। शिव चर्चा आप सुने होंगे। अब यीशु चर्चा, तो शिव और यीशु की जब बात करेंगे तो शब्द समान लगते हैं। तो महिला आ गई, अब उसमें भगवान का भजन शुरू हुआ, भगवान विष्णु का, शुरू विष्णु से हुआ, फिर चला गया यीशु पर। इसके बीच क्या हुआ कि फिर वो 4-5 महिलाएं उनकी आती हैं और वो महिलाएं खड़ी होंगी और गवाही मतलब ये परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हैं। हमारे यहाँ मेरा गाय जो है वो बच्चा नहीं दे रही थी, हम खूब डॉक्टर से इलाज कराए, गाय बच्चा नहीं दी, हम यहाँ आके प्रार्थना कर लिए और ये प्रार्थना कर दी, मेरा गाय 2 बच्चा दी। अब ये ऐसे विभिन्न महिलाएं आके बोले कि हम पटना गए थे भेलोर, वहाँ से मेरा किडनी ठीक नहीं हुआ, यहाँ किडनी ठीक हो गया। तो हमारे यहाँ आस्था वो प्रबल होता है, महिलाएं उस आस्था में पड़ती है। अब उसका रिजल्ट क्या होगा कि वो लोग आदमी से बड़ा मंथली देते हैं। आप हरेर लगाएंगे तो दारू, टाटी झंझिया, विष्णुगढ़, भड़का गाँव, इचाक, कटकम सांडी, कटकम दाग और पद्मा, इन क्षेत्रों में भयंकर धर्मांतरण चल रहा था। अभी जब ग्रामीण जागे, हम सब इकट्ठा हुए, तो पद्मा, इचाक, कटकम सांडी, कटकम दाग, टाटी झंझिया में हम बंद कराए। दारू भी कुछ क्षेत्र में चल रहा है और भड़का गाँव में कुछ क्षेत्र में चल रहा है। एकदम एक सुनियोजित ये षड्यंत्र चल रहा है। और जब आपके घर की महिलाएं आपके खिलाफ हो जाएगी तो आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे, या तो आप नशा कर लीजिएगा या फिर महिलाओं की बात कीजिएगा। और आश्चर्य बात है कि धर्मांतरण के विषयों पर झारखंड में एक भी अभी FIR नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर लीजिए, उलट के टंग जाइए, FIR नहीं होगा। तो जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया धर्मांतरण पे, मतांतरण पे, कि अब जो कोई जनजाति हो, चाहे बैकवर्ड जाति हो, कोई भी जाति हो, यदि वो धर्मांतरण करके किसी दूसरे धर्म में चली जाती है हिंदू धर्म से, तो फिर उनके जितने भी तरीके के आरक्षण है वो सब समाप्त माने जाएंगे। और वो तो क्या झारखंड में ऐसा कोई प्रोसेस चल रहा है, इसका कोई हमारे यहाँ एक्ट है, हमारे यहाँ बाकायदा ये रघुवर सरकार में एक्ट बना था कि अगर आपको धर्मांतरण करना है तो आपको बाकायदा DC से अनुमति प्राप्त करनी
हमारे यहाँ एक्ट बना है इसके लिए बाकायदा। लेकिन यह दुर्भाग्य है तो SC और ST को लेकर तो संविधान में आप देखेंगे, संविधान अनुच्छेद में उसकी व्यवस्था है, लेकिन OBC में जो मामला ये सब नहीं है, जनरल मामला नहीं है। अभी SC ST में है केवल। हाँ, OBC के लिए और उस पर जनरल के लिए ये व्यवस्था अभी नहीं है। हो क्या रहा है, जैसे हम माइनॉरिटी के लोग हैं तो आप देखें कि माइनॉरिटी मतलब कि वो मुस्लिम परिवार की बात करेंगे तो मुस्लिम परिवारों में क्या है कि आप ST SC नहीं हो सकते हैं, लेकिन OBC हो सकते हैं। अब वहाँ समझा कि जैसे अभी OBC 1 का चुनाव हुआ हमारे यहाँ, तो OBC 1 में मुस्लिम भी चुनाव लड़ा और हम भी लड़े। अच्छा, तो मुस्लिम क्या हुआ कि वो OBC बन गए तो OBC का लाभ ले लिए, फिर अब वो अल्पसंख्यक हो गए तो उसका भी लाभ ले लिए। इस तरह तो इसके लिए कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं खड़ा? इतने दिन से यहाँ पे संघ के तमाम संगठन काम कर रहे हैं झारखंड में, कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा है? बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हो पा रहा है, इसके लिए थोड़ा हम लोग जाएंगे पीछे तो समझ में आएगा कि आखिर आंदोलन खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा है। एक दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प और पूर्व योजना का अभाव। जैसे आप देखे होंगे कि जब रघुवर दास यहाँ बने तो उनका शासन अच्छा चल रहा था। एक रबड़ी क्या कर दिए कि 13 और 11 जिलों में राज बांट दिए। मतलब जो 13 जिला है जहाँ पर सदान बहुल क्षेत्र, सदान मतलब जहाँ पर OBC और जनरल लोग आती है वहाँ पर, और एक ST वर्ग को अलग कर दिए। उनकी योजना थी कि ऐसे ST लोगों को अधिक से अधिक लाभ देने का। इसका परिणाम था कि जो 13 जिले थे वहाँ पूरा देश भर से लोग फॉर्म भरना शुरू कर दिए और हम अपने ही राज्य के होके 11 जिलों में फॉर्म नहीं पा रहे थे। ये जो फ्रैक्शन हुआ ये एक दुर्गामी असर हमारे डाला है, और इनके पीछे भी कई तरह की चीज़ें थी। आप जब सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे तो देखेंगे सुनियोजित व्यवस्था यहाँ चल रही है झारखंड में। और कभी भी आप इसमें करेंगे तो जब भी कोई नया करना चाहेंगे तो किसी न किसी स्तर से आपको ब्रेक चलाएगा। और ब्रेक का परिणाम भी झारखंड 2003 में भूसाल में झुलस गया, फिर अभी पत्थरगढ़ी में झुलस गया। तो हम ना संविधान को पढ़ते हैं, उस पर ना कार्यशाला होता है और ना जनमानस समझ पाता है कि हम करना। तो जैसे अब इससे और बाहर निकलते हैं, जैसे अब आप एकदम से वहाँ पे धूमकेतु की तरह चमक उठे हैं हजारीबाग में, और एक भाजपा में जैसे क्या बताते हैं संघ के स्वयंसेवक हैं, पूर्व एकाधिक प्रचारक रहे हैं, तो एक वहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप में भी एक घबराहट, बेचैनी महसूस होने लगी होगी कि भाई अरविंद राणा भी एक नए प्रतिद्वंदी के रूप में जिस तरह काम कर रहे हैं, खड़े हो गए थोड़े दिन बाद, 1 साल 2 साल बाद वो भी एक दावेदार हो गए, तो ऐसा भी आप महसूस कर रहे होंगे? स्वाभाविक है, जो लोग अब तक AC फ्री में बैठ के सपना देख रहे थे सत्ता पाने का, या जो लोग चाह रहे थे कि पैसे के बल पर सत्ता हम पा सकते हैं, उनको लगता है कि अरविंद के आने से उनको सामने चुनौतियाँ सामने आ गई। लेकिन हम यह स्पष्ट करते हैं कि मुझे निगम का काम मिला है नली गली कार्य करने का, और मुझे अच्छे नंबरों से पास भी होना है। तो मैं किसी के लिए खतरा नहीं हूँ। आप भी आइए, आपका स्वागत है। और आप भी अपने, मैं अभी तो छोटा भाई आपका, आपका बच्चा है, आपकी उंगली पकड़ के सीखना चाहता है, तो हम चाहते हैं मुझे सिखाइए। और हम लोगों से अपील भी करते हैं कि मेरी निगरानी कीजिए। आपने जो मुझे दिया है जवाबदेही, हम वहाँ से भाग के, तो आपको छड़ी जो मेरा चुनाव चिन्ह था वो अपने हाथ में है, आपको मारना भी है। आप मेरी निगरानी करेंगे तो हम सही काम करेंगे। तो हम किसी की चुनौती नहीं है। तो आपने छड़ी उनको दे रखी है, हाँ, कि भाई हम गलत कर रहे हैं तो आप उनको मार सकते हो, चलाई छड़ी टोक सकते हो, मार सकते हो। और हम चुनौती किसी के लिए नहीं है। सांसद विधायक लेकिन सबसे मेरे आदरणीय है, माननीय है। हम चाहते हैं कि एक रोल मॉडल बने, देश में एक दिखाया जाए कि आदमी, एक समान व्यक्ति भी अगर सही राह सही दृष्टि से कार्य करेगा तो जनता उसे माथे पर बैठाती है, और अगर काम नहीं करेगा तो उसी तरीके से नीचे ले आती है। तो मुझे अभी परीक्षा पास करनी है, मुझे बस 5 सालों का समय है। ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं जो मुझे दायित्व मिले उसमें मैं 100% खड़ा होती हूँ। और हमारी टोली, चाहे वो डिप्टी मेयर हमारे हों, वार्ड पार्षद हों, हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर हों, हमारे AMC हो, DMC, अच्छी टोली अभी हजारीबाग में है। और अभी हम 20 सालों के बाद हजारीबाग में नाला की सफाई कर रहे हैं। हमारे नाला की सफाई तक नहीं होती, बड़ी अव्यवस्था है, लेकिन कम संसाधन में बढ़िया करेंगे। संसद की यही पहचान है, अनेकता में एकता। और आखिरी सवाल लेते हैं कि आपने पत्रकारिता की, वो भी 24 घंटे काम होता है, आपने पेशे से वकालत भी करते रहे, अभी भी वकील नहीं है आप, पत्रकार भी आप हैं,
और फिर अब आप सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और आप बिल्कुल पॉलिटिकल जीवन में आ गए हैं। तो तीनों में अभी सबसे कठिन क्या लगता है आपको? कि पत्रकारिता बहुत कठिन थी या वकालत वाला पेशा ज़्यादा कठिन है या ये जो अभी नया जीवन चालू किया ये ज़्यादा कठिन है? वर्तमान परिदृश्य में राजनीति का मतलब लोग समझते हैं कि पॉलिटिक्स और पैसा कमाना। हम चुनाव के समय कहे थे कि राजनीति हमें नहीं करता, मैं ये चुनाव मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए अवसर है। और हम जब पत्रकारिता में थे तो हम नौकरी करते थे, मुझे एक वेतन मिलता था, तो वहाँ से प्रैक्टिस से पैसे आते थे। अब समस्या क्या हो गया मेरे पास कि हम एक सामान्य घर से, मैं मेरे मेरा घर नहीं है, मैं किराए घर में रहता हूँ। अच्छा, मेरा अपना घर नहीं है, मैं आज ही में तो मेयर बन गया तो आपको घर तो सरकार ने अलॉट किया होगा? नहीं, यहाँ वो भी नहीं है ना, मेयर को कोई आवास की व्यवस्था नहीं होती? नहीं है, हम तो किराए घर में आज भी हैं। और मेरे लिए एक समस्या क्या हो गया कि जैसे कि मेरे संस्कार में नहीं कि मैं किसी कार्य के लिए पैसे ले लूँ आपसे, हमने सामने सीखा नहीं है, मेरे संस्कार भी ऐसे नहीं कि मैं एक करूँ। तो मेरे पास चुनौती क्या हो गया कि वकालत मेरा बंद हो गया, पत्रकारिता मेरी बंद हो गई, तो मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं कहीं भिखारी से मांग लेता हूँ भैया हफ्ते में पैसे दे, किसी साथी को बोलता हूँ। अभी हम जमशेदपुर गए थे, हमारे थाना प्रभारी है, मुझे भाई साहब चंदा नहीं दिया, चंदा दो, तो अभी वो मुझे 25,000 रुपये भेजे, तो इधर व्यवस्था चल रहा है। तो मतलब ये आपका जो जैसे चुनाव रहा था आपने भीख मांग के, अभी आपकी व्यवस्था भीख मांग के ही चल रहा है, दान दक्षिणा से ही आपकी व्यवस्थाएं चल रही है। तो आज हम मुखातिब थे अरविंद राणा जी से। अरविंद राणा जी के बहुत अच्छे सपने इन्होंने बहुत सजो के रखे हैं हजारीबाग के लिए, और हम ऐसी उम्मीद भी करते हैं कि 5 साल बाद जब हम हजारीबाग कभी जाएंगे तो जो 19 बिंदुओं पे इन्होंने एक संकल्प लिया वो धीरे धीरे करके वो सारे धरातल पर उतरेगा और हजारीबाग एक अच्छा शहर बनेगा, एक रोल मॉडल जैसा एक ऐसा शहर बनेगा जिससे लोग प्रेरित हो सकते हैं, सीख सकते हैं। तो अरविंद जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, आपका धन्यवाद है कि आप YBN बिहार झारखंड में आज हमारे साथ जुड़े, और आगे भी हम ऐसी शख्सियतों से जुड़ते रहेंगे, आपसे रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।